अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले ही तहरीक इंसाफ के कई अरकान ने वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। इस्लामाबाद के सिंध हाउस में मुकीम नाराज अरकान सामने आ गए हैं। ये अरकान साफ कह रहे हैं कि वो हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन के साथ मिल चुके हैं। वज़ीर आज़म ने दावा किया था कि सिंध हाउस में हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, लेकिन मीडिया पर आने वाले मुनहरिफ अरकान का दावा है कि उन्हें किसी ने पैसे नहीं दिए। ज़मीर की आवाज़ पर हुकूमत से अलग होने का फैसला किया है। ये अरकान हुकूमती पॉलिसियों से नाराज हैं, वज़ीर आज़म के इक़दामात और बयानात पर नाराज हैं, वफाकी वज़रा के इल्ज़ामात पर नाराज हैं और खुलकर कह रहे हैं कि वो पार्टी पॉलिसी के बरक्स तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग में हिस्सा लेंगे। और वोटिंग में हिस्सा लेने का मतलब है कि ये अरकान वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ वोट देंगे, क्योंकि हुकूमत ने अपने अरकान को वोटिंग के लिए जाने से मना किया हुआ है। आज जियो न्यूज़ समेत मुख्तलिफ चैनल्स पर कई नाराज अरकान सामने आए और अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया और ये दावा किया कि सिंध हाउस में 24 MNAs मौजूद हैं, जिनमें 3 वफाकी वज़रा भी शामिल हैं। वोट हम अपने ज़मीर के मुताबिक देंगे, तो इसलिए फैसला किया है कि यहाँ पे क्योंकि पुलिस ने लाजिस पे हमला किया है, हम इधर 2 दर्जन के करीब लोग मौजूद हैं। इनका तल्लुक PTI से है। हमने वो गधे खच्चर और घोड़े कहेगा जिसको, तो फिर उनसे अच्छाई की तो क्या रखेगा? PTI के टिकट पे लड़ेंगे। 24 MNA 3 फेडरल मिनिस्टर जो है वो इनसे जो है वो जा चुके हैं। और ये नई सूरत हाल पैदा होने के बाद वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद मीडिया पर आए और कहा कि मैंने वज़ीर आज़म को सिंध में गवर्नर राज लगाने का मशवरा दे दिया है और वज़ीर आज़म इस पर पॉजिटिव थे। इससे पहले फवाद चौधरी कह चुके थे कि सिंध हाउस पर एक्शन होगा। उसके बाद भी वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये पैसे चले हैं, ये लोग बिक गए हैं। हम सबसे बात करेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। सईद गनी साहब से पूछेंगे गवर्नर राज लग गया तो पीपल्स पार्टी क्या करेगी, और सिंध हाउस में इस वक्त जो MNAs मौजूद हैं उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। शेख साहब, आपकी तरफ से कहा गया कि गवर्नर राज का मशवरा वज़ीर आज़म को आपने दिया है, उन्होंने क्या जवाब दिया है? उन्होंने कहा इस पे सोचते हैं, और ये आर्टिकल 232 और 237 के तहत मैंने उनसे कहा कि ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश हो रही है, खरीदो फरोख्त हो रही है, आड़त की दुकान खुली है। खुद 25 फरवरी 2009 को यूसुफ रजा गिलानी ने आसिफ जरदारी साहब की सिफारिश पे 2 महीने के लिए गवर्नर राज लगाया था और सिंध में 4 दफा गवर्नर राज लगाया। 1951 से लेके 53 तक गवर्नर मियां अमीनुद्दीन ने लगाया। 1988 में गवर्नर रहीमुद्दीन खान ने लगाया। 1998 में मुइनुद्दीन हैदर ने लगाया। तो कल मीटिंग है, इस पे हम इंशाअल्लाह ताला कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। देखें, अगर आप हम सिंध हाउस में बिल्कुल नहीं जाना चाहते उनको, बिल्कुल उन्होंने 400 पैराट्रूपर्स बुलाए हैं और SSG की पुलिस के जो मकसूद मेमन DIG है, 24 साल से उनको वहाँ रोटेशन पॉलिसी पे कहीं जाता ही नहीं है। सो उसकी हेड में यहाँ 400 बंदा आया है और ये इस्लामाबाद है, कोई बनाना स्टेट नहीं, पाकिस्तान है। 7 तारीख को 27 तारीख को इमरान खान का जलसा है, 25 को ये आ रहे हैं। अगर मुल्क में इस तरह की बदअमनी होगी और लॉ एंड ऑर्डर कोई खुदा ना खास्ता दहशतगर्दी का वाकया हो गया, तो फिर तो आप लोग सारे वजीर दाखिला को गालियां देंगे। वैसे मगर आपको लगता है कि गवर्नर राज लगने से मसला इस वक्त हल हो सकता है और हुकूमत बच सकती है आपके ख्याल में? देखें, हुकूमत बचना ना बचना ये दूसरी चीज है, अदम एतमाद का उनका राइट है, लेकिन इस तरह पुलिस फोर्सेस ले आना और वहां खरीदो फरोख्त करना और असेंबली के मेंबरों को, मेरा मतलब है उनको कस्टडी में रख लेना, ये तो कोई जमहूरियत नहीं। ये तो फिर छांगा मांगा हो गया ना जी। हम तो छांगा मांगा में भी नहीं गए थे, ये तो फिर मरी हो गया। ये तो इस जमहूरियत के खिलाफ एक साजिश है। इसका नतीजा इतना बुरा निकलेगा कि ये सारी उम्र पछताएंगे। और अगर खुदा ना खास्ता कोई लड़ाई झगड़ा, ये तसादम हो गया, तो ये झाड़ू फिर जाएगा और ये हाथ मलते रहेंगे, 10 साल तक हाथ मलते रहेंगे कि हमारे साथ क्या हुआ। तो बेहतर है कि गवर्नर राज लगा के इनको वोटों की इजाजत दी जाए, ये आए। सिंध हाउस में हमारी पुलिस को जाने की जरूरत नहीं है, ना हम जाएंगे। ये बहुत बड़ी दूर बात चली जाएगी और इस मुल्क को खाना जंगी में नहीं दाखिल करना, इस मुल्क को अमन से रखना है। और अमन से रखने के लिए जो है वो अदम एतमाद होना चाहिए। 21 को इजलास है, उसके 9 दिन है, 1 तारीख को या 31 को या 2 को, जब भी हो ये सारे आए वोट डालें। लेकिन अगर आप सिंध हाउस को इस तरह आड़त मंडी बना देंगे तो फिर तो ये जमहूरियत नहीं, ये तो खरीदो फरोख्त का अदारा है। वैसे मगर जैसे आपने कहा कि हक है इनका अगर डालना चाहते हैं वोट, मगर ये ना करें। मगर वफाकी वज़रा तो कह रहे हैं कि कोई माइक ला ले तो जाके दिखाए, 27 को जलसा होगा, उस हुजूम में से फिर 28 को गुजर के दिखाए, वापस भी उसी में से गुजरे। तो ये जो तसादुम वाला मामला है ये तो खुद हुकूमती वज़रा पैदा कर रहे हैं।
शाहजेब भाई देखें, 27 को तो जलसा इतवार के दिन है, कोई वोट गुजरने वाला नहीं रोकेंगे। मैं आपको जुबान देता हूं, जो वोट इमरान खान के डालने के खिलाफ डालने जाएगा उसे पूरी आजादी देंगे। देखें, उसके बाद इमरान खान का काम और सियासत क्या करनी है और कैसे करनी है। 27 तारीख तो वैसे ही इतवार है, इसलिए वोट के जाने का मैंने 21, 22, 23, 24 4 दिन की इस्लामाबाद में छुट्टी कर दी है, ताकि OIC के बड़े अहम लोग आ रहे हैं, ये सुकून के साथ अपने मुल्कों में वापस चले जाएं। 23 तारीख को एक बड़ी अजीम फौज की अजीम परेड है, वो खुश असलूबी से हो जाए। 25 से लेके 2 तारीख तक मैं आपके साथ टीवी पे हूँगा। मैं पाकिस्तान की सियासत में बतौर वजीर दाखिला अपनी गुजारिशात कौम के सामने रखूंगा, और ये सूरत हाल बर्दाश्त नहीं हो सकती कि इस्लामाबाद में खाना जंगी के वाकयात हो और मुल्क एक बनाना स्टेट बन जाए। मैं नतीजे से बाखबर हूं कि इसका क्या नतीजा निकलेगा, लेकिन मैं 25 के बाद खबर दूंगा। तो शेख साहब, आपका जितना पॉलिटिकल तजर्बा है, आपने हुकूमतें जाते और बनते देखी हैं, आपको लगता है इस वक्त भी हुकूमत बच सकती है? कोई मौका है कि बच जाए? आखिरी ओवर की आखिरी बॉल तक ये मैच होगा, ये मेरी जिंदगी में ये बात याद रखना शाहजेब। आखिरी ओवर तक ये मुकाबला होगा और आखिरी ओवर तक मैच खेला जाएगा। बाकी बचना या ना बचना ये बात की बात है। इमरान खान जीते या हारे, हम उसके साथ हैं। हर आदमी का ये हक है कि फैसला करे कि वो इमरान खान के साथ है या नहीं है। लेकिन ये करना कि बंदों को सिंध हाउस में ले जाना, फोर्सेस बुला लेना, फिर हमारे पास ऐसी सबूत हैं कि ये खरीदो फरोख्त हो रही है, हमारे पास ऐसे शायद हैं कि मेंबरों के साथ जो है आड़त की दुकान खोली, इस तरह तो जमहूरियत नहीं चलती। फिर तो इस मुल्क में अनारकी होगी और इस मुल्क में तसादम होगा, और इस मुल्क के तसादम का सबसे ज्यादा नुकसान अपोजिशन को होगा। इमरान खान ने तो 4 साल पूरे लगा लिए हैं, मगर ये सबूत हो गए। ये ब्लैकमेलर क्या करेंगे? ये ब्लैकमेलर जलील और रुसवा हो जाएंगे, और बिकने और बकने और बेचने और खरीदने वाले सारे इनके इलाकों में इनका सारा मुंह काला हो जाएगा, सियासी मुंह काला हो जाएगा। मगर इस ये वक्त ये नहीं है शेख साहब के फौरी तौर पर सबूत रख दिए जाएं, क्योंकि हुकूमत इल्जाम लगा रही है, आगे से वो MNAs कह रहे हैं हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं वोट। आने तो देना। अभी कल 12 बजे इमरान खान साहब ने मीटिंग बुलाई है, मैं उसमें तजवीज पेश कर रहा हूँ। ये कितने दिन लगे हैं, आखिरी दिनों तक भी ये हो सकता है। कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं इमरान खान का फैसला जो है या इसको आगे लेके जाना है, क्योंकि अभी तो 2-3 अप्रैल तक जा सकता है ये मसला, या 31 तारीख तक जा सकता है, या छुट्टियों को काउंट करके 3-4 तारीख तक जा सकता है वोट का दिन। अभी पूरे 15-20 दिन पड़े हैं। सो बॉल टू बॉल मैच है ये मैच बॉल टू बॉल है। ज़ाहिर आपने तो एक मुकम्मल अनकंडीशनल सपोर्ट दी है इमरान खान साहब को, मगर आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं हुकूमत की अपनी जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट है उसका भी फेलियर है? कुछ काम पहले कर लेते इत्तेहादी और अपने MNAs के हवाले से पॉलिटिकल मैनेजमेंट गलत की हुकूमत ने। देखिए शाहजेब, मैं 4 साल तक मैं उसके साथ हुकूमत के मजे लेता रहा हूँ, लेकिन मैं आप यकीन रखें कैबिनेट में अपनी राय पेश करता रहा हूँ। इमरान खान ऐसा इंसान नहीं है कि जो इख्तिलाफ की बात ना सुनता हो। आप किसी और मिनिस्टर से पूछ लें कि शेख रशीद कैबिनेट में अपने ज़मीर की आवाज इमरान खान को पेश करता था, ये नहीं करता था। अगर वो मेरी आवाज ना सुनता हो, फैसला तो उसका था, तो फिर तो मुझे इतराज हो। जब वो मेरी आवाज इमरान खान सुनता था, तो मैं आज अगर उसका इम्तहान का वक्त आए तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी कमीनगी है और ये बड़ी जिल्लत और रुसवाई है कि जो असली और नस्ली होता है वो तो नहीं इम्तहान के वक्त छोड़ता। तो इम्तहान ये कहा जा सकता है छोड़ता है जिसको मफाद अजीज होता है। कि आपकी बात सुनी गई, अगर मान भी ली जाती तो हुकूमत इस पोजीशन में ना होती आज। मुझे यकीन है कि इससे फायदा होता, लेकिन नहीं भी सुनी गई, इसके बावजूद मैं इमरान खान के साथ। बहुत शुक्रिया वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। वो ये कह रहे हैं कि गवर्नर राज लगाया जा सकता है, इसका ऑप्शन मौजूद है। हमारे साथ सईद गनी साहब मौजूद हैं जो इस वक्त इस्लामाबाद में ही हैं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, हुकूमत को भी जवाब दिया। सईद गनी साहब, ज़ाहिर गवर्नर राज की बात हो रही है सिंध में, साथ में कुछ वज़रा ने ये कहा था कि इस वक्त कोई 401 पुलिस ऑफिसर आप लेकर आ गए सिंध से, जो कि इस वक्त सिंध हाउस में मौजूद हैं और ये रगमाल बनाया हुआ है MNAs को। शाहज़ेब, पहली बात तो यह है कि गवर्नर राज अगर तो किसी हुकूमत की ख़राब गवर्नेंस की बुनियाद पे लगता है तो सबसे पहले पंजाब और KP में लगना चाहिए, जहाँ हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो PTI के अपने अरकान वहाँ कह रहे हैं कि वहाँ करप्शन इंतहा को पहुँची हुई है, हुकूमत चल नहीं रही है। अगर तो कोई कार्रवाई किसी हुकूमत की नाअहली के ख़िलाफ़ होनी चाहिए तो वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ होनी चाहिए। सिंध हुकूमत इन तमाम हुकूमतों से बेहतर तरीके से आइन और कानून के मुताबिक चल रही है। अगर सिर्फ इस बुनियाद पर कि सिंध हुकूमत ने या सिंध हाउस में
कुछ इनके 20-25 MNAs आकर ठहर गए हैं और हमने उनकी मेज़बानी कर ली है, और सज़ा ये होगी कि पूरे सूबे में एक आईनी हुकूमत को हम ख़त्म करेंगे और वहाँ पर गवर्नर राज लगा देंगे। इससे बड़ा पागलपन कुछ नहीं हो सकता। ये जुनूनियत है, और इस बात से अंदाज़ा होता है कि ये अपने हवास खो चुके हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि ये क्या करें, और उस समझ न आने की सूरत में ये हर चीज़ को रोन देना चाहते हैं। नसब, अगर ये वजह ये बता रहे हैं कि 400 पुलिस अफसरान आपने वहां से बुलाए हैं, दूसरा वो ये कह रहे हैं गैर आईनी काम हो रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से ये लग सकता है। देखिए, सिंध हाउस की सिक्योरिटी हमेशा से सिंध पुलिस करती है, पंजाब हाउस की सिक्योरिटी पंजाब पुलिस के पास होती है, इसी तरह दीगर सूबे के जो हाउसेस बने हुए हैं उनकी सिक्योरिटी वहाँ की पुलिस के पास होती है। अगर सिंध हाउस में हमने पुलिस की सिक्योरिटी और नफरी बढ़ाई है तो उसकी वजह यह है कि वफाकी हुकूमत धमकियाँ दे रही है, वफाकी हुकूमत MNAs को अगवा करवा रही है, वफाकी हुकूमत गैर कानूनी तौर पर लोगों को गायब करना चाहती है। अगर हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने सिंध हाउस को प्रोटेक्ट करें और पुलिस को लगाएं, तो ये कोई गलत काम तो नहीं है। अगर तो हाँ सिंध पुलिस ने सड़क पे चलते हुए किसी शख्स को उठा लिया है और ज़बरदस्ती जाकर कहीं छुपा दिया है और उसके खिलाफ अगवा की FIR कट गई है, तो बिल्कुल कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर वो हमलावर होना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि उनके पास इस्लामाबाद पुलिस है, तो फिर जाहिर है कोई हमलावर होगा तो वहाँ जो लोग बैठे हैं सिक्योरिटी पर, उनकी भी तो कोई जिम्मेदारी है ना, वो खामोशी से उस हमले को बर्दाश्त तो नहीं करेंगे। तो अहकामात यही हैं कि अगर इस किस्म की कोई कार्रवाई हो तो फिर मुकाबला किया जाए, अंदर किसी को ना आने दिया जाए। नहीं, अगर तो वफाकी हुकूमत के पास कोई ऐसा जवाज़ है कि वो ये कहें कि जनाब आपने ज़बरदस्ती किसी को अगवा करके रखा हुआ है, और वो शख्स ये कह रहा है कि हाँ मैं अगवा करके मुझे यहाँ रखा हुआ है, तो भाई ठीक है, वो ले जाएं उसको, हमें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर वो सारे लोग मीडिया पर अगर कह रहे हैं कि भाई हम वफाकी हुकूमत के डर और खौफ की वजह से वहाँ रह रहे हैं और पुलिस हमारी यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए लगी हुई है, तो भाई इसके अंदर उसका काम क्या पुलिस का? अगर शाहजेब मुझे पुलिस की सिक्योरिटी मिली हुई है कहीं पर इसलिए कि वो मेरा तहफ़्फ़ुज़ करे, और कल को कोई मुझ पर हमलावर हो जाए तो क्या पुलिस वो कोई उनको हलवा खिलाएगी? उनका क्या काम है? उनका काम है कि मुझे बचाएं, उनकी जिम्मेदारी है कि मुझे प्रोटेक्ट करें। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त वफाकी हुकूमत अपने होश हवास में नहीं है, वो पागलपन की इंतहा पर हैं। आइन और कानून के मुताबिक तो किसी आम शख्स की भी कॉल स्टेप नहीं हो सकती, उसकी नकलो जो हमल है उसको जो ट्रेस नहीं किया जा सकता। यहाँ वज़ीर आज़म अहकाम जारी कर रहा है कि आप मेरे MNAs के फ़ोन टैप करें, आप उनकी लोकेशन देखें, आप उनके साथ जाकर, मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये किस किस्म की हुकूमत है जो आइन और कानून के तहत जो इख्तियारात हैं मेरे और आपके, वो वज़ीर आज़म की सतह से ऑर्डर्स आ रहे हैं कि आप इनको वायलेट करें। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अफसोस की बात है, और ये सिवाय इसके कि इनको यकीन हो गया कि अब ये जा रहे हैं, ये बौखलाहट के अलावा कुछ नहीं है। बेहतरी इसमें है कि वो आइन और कानून के तहत जो तरीक़ेकार आइन में दर्ज है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मोशन को आगे प्रोसीड करने का, उस पर चलें और आइनी तरीके से उसको प्रोसीड होने दें। अगर कोई मेंबर्स उनके खिलाफ वोट देंगे तो डिफेक्शन का क्लॉज मौजूद है, आइन के मुताबिक उसको इस्तेमाल करें, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन अगर कोई नहीं वोट देता और अपनी मर्जी से कहीं ठहरा हुआ है, तो मैं नहीं समझता कि इस बुनियाद पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई बनती है। आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा अरकान हैं, तो सिंध हाउस में और इसके अलावा कितने टोटल लोग हैं जो आपके साथ हैं तहरीक इंसाफ के? सिंध हाउस में ठहरे हुए लोगों की तादाद राजा रियाज साहब ने आज जो मैंने सुना उन्होंने 24 बताई है। अगर 24 वो हैं तो PTI के लिए ये एक बहुत बड़ा भयानक ख्वाब है, इसलिए कि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग अपने तौर पर मुख्तलिफ जगहों पर ठहरे हुए हैं, बहुत सारे लोग अपने घरों पर ठहरे हुए हैं, बहुत सारे लोग जो आज आपको PTI के कैंप में नज़र आते हैं, उनके साथ नज़र आते हैं, वो उनके साथ नहीं हैं। और आज आपने अगर आमिर लियाकत को सुना हो, जब वो गवर्नर साहब उनके पास गए, उन्होंने बड़ी तारीफ़ें की, ज़मीन और आसमान के कलाबे मिला दिए कि इस जैसा कोई आदमी नहीं है, लेकिन उसने कहा कि मैं न्यूट्रल हूं और जब वोट डालने का वक्त आएगा तब मैं फैसला करूंगा कि मैंने किस तरफ जाना है। तो वो आदमी जो अपने घर पे बैठा है, वो आदमी जिसके पास ये पहुंच गए, जिससे ये मिलकर आ गए, और भाई वो इनके कहने पे नहीं आ रहा, तो बाकियों के ऊपर ये क्यों जबरदस्ती करना चाहते हैं? वैसे फिर इत्तेहादियों को क्यों मना रहे हैं? अगर इतने सारे लोग हैं तो इनसे आपका काम हो जाएगा, इत्तेहादियों को क्यों मना रहे हैं आप? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ शाहजेब, इंशाअल्लाह ताला PMLQ भी आएगी, MQM भी आएगी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी आएगी और GDA भी आएगी। इमरान खान को सिर्फ ये इत्तेहादी नहीं छोड़ेंगे। मैं तो सच्ची बात है, ज़ाती तौर पे मेरा अंदाज़ा ये था कि शायद 30 से 35 PTI के मेंबर्स होंगे जो उनको छोड़ेंगे, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल में देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि शायद PTI के आधे से ज़्यादा मेंबर्स इनको छोड़ जाएंगे, इसलिए कि जो तादाद आज उनके सामने आई, और मुझे पता है
कई लोगों से मैंने भी राब्ते किए हैं, वो सोच विचार में है कि मैं क्या करना चाहिए। आज की सूरत हाल देखकर मुझे यकीन है कि वो फैसला करेंगे और वो फैसला पीटीआई के खिलाफ होगा। बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और इस वक्त सिंध हाउस से तहरीक इंसाफ के दो नाराज अरकान नूर आलम खान साहब और रमेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पहले नूर आलम खान साहब, मैं आपसे बात करना चाहूं तो इस वक्त 18 से 20 करोड़ रुपए की बात आ रही है। हुकूमत करिए शर्म करें, इस वक्त हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, 18 से 20 करोड़ रुपए लिए हैं आप लोगों ने। शाहजेब भाई, ये 1820 करोड़ मैं आपको एक आपके मैंने और भी उसमें है, मैं एक हल्फ देता हूँ जो एक मुसलमान के लिए सबसे बड़ा हल्फ है, और वो ये है कि मैं हज़रत मोहम्मद आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती नहीं हूँगा। अगर वोट बेचूँ पैसों पे, नौकरी बेचूँ, ट्रांसफार्मर बेचूँ, गैस बेचूँ, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो करूँ, ये ये जो लोग ख़ुद सट्टे और जुआ खेलते हैं उनको यही लगता है कि दूसरे बंदे भी ऐसे ही हैं। मैंने आपको बता दिया कि कोई भी पैसे का ऑफ़र नहीं। यहाँ पे हमने भिंडी खाई है दोपहर को, आप उसको अगर रिश्वत कहते हैं तो वो हर चीज़ बस वो भिंडी खाना, मेरे ख्याल में सिंध की भिंडी खाना कोई वो तो नहीं है, गुनाह नहीं है उसको अगर आप रिश्वत कहते हैं। और ज़रा आपने अपने हवाले से तो हल्फ लिया, आप पहले भी हुकूमत पर बहुत ज़्यादा तनकीद करते रहे थे, नाराज़ अरकान में ही आप आते हैं, मगर जितने लोग इस वक्त आपके साथ सिंध हाउस में मौजूद हैं, आप उनके बारे में भी कह सकते हैं कि बगैर पैसे के आ गए सारे के सारे जितने भी लोग हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैंने जो जितने भी इलेक्टेड वो हैं, जो अवामी उस वाले हैं शाहजेब भाई, वो सारे वैसे ही आए हैं, और चाहे वो मतलब किसी भी उसके साथ हो। यहाँ पे तो ये इसको भी कहते हैं कि टिकट का, ओ भाई उसने अगर इलेक्टेबल जो हल्के वाला बंदा होगा तो वो ज़रूरी बात है इलेक्शन तो करेगा, वो चाहे अभी तो किसी ने भी डिसाइड नहीं किया, लेकिन अगर नेक्स्ट इलेक्शन में वो किसी भी पार्टी से इलेक्शन लेना चाहता है या उसकी बात हो रही है तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। जब नेक्स्ट इलेक्शन में वो किसी भी पार्टी से वो करना चाहता है, जब आप पीटीआई में आ रहे थे तो उस वक्त साफ थे, जब आपसे लोग हट रहे हैं या कोई आपसे इलेक्शन नहीं करना चाहता तो वो गंदा और ख़राब हो गया। जब आपको वोट देते हैं तो उस वक्त वो साफ होते हैं, जब आपके ख़िलाफ़, आपके पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़, जब आपके महंगाई के ख़िलाफ़, जब आपके करप्शन के ख़िलाफ़, जब आप अपने वज़ीरा के आपके वज़ीर जो फर्नेस ऑयल और शुगर कार्टेल्स और उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ जब हम कहते हैं कि इनके नाम ECL में डाला जाए तो उसके ख़िलाफ़ आप लोग बजाय ये कि उनके ख़िलाफ़ एक्शन ले, आप उनके हक़ में हम लोगों को शो कॉज देते हैं, तो फिर इससे और क्या ज़्यादती होगी हमारे हल्के के लोगों को। मैं आपको बताता हूँ शाहजेब भाई, मैं जब इनके पास वज़रा के पास और उस पर बाकायदा पार्लियामेंट्री पार्टीज़ में भी, पार्टी की मीटिंग में भी और वैसे भी वज़रा के पास जाते थे और हम कहते थे कि मेरे हल्के में बिजली नहीं है, वहाँ पे वर्सक डैम भी है, वो भी है, तो वो कहते थे ये आपके हल्के के लोग चोर हैं। अच्छा, जो गरीब बंदा बिजली महंगाई की तरफ वजह से ना दे वो चोर हो गया, लेकिन जो इनके लोग जो शुगर कार्टेल और शुगर मिल वाले हैं या वो जो कंपनियां बड़ी बड़ी गाड़ियों की कंपनियों वाले हैं या फर्नेस ऑयल वाले, सरिये वाले हैं, वो सही हैं, लेकिन गरीब बंदा जो गरीब बंदे की बात करे वो शाहजेब भाई वो गलत हो गए हैं। तो इनके वो चोर कहते थे, जब वोट लेते हैं तो उस वक्त उसको चोर नहीं कहते, जिस वक्त वोट ले लेते हैं और वो होते हैं तो फिर इसको वो आवाम चोर लगती है जी। मगर जो तहरीक इंसाफ के MNA है वो तो बहरहाल तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़कर आए ना, और अगर आप देंगे वोट तो आप D सीट बहरहाल हो जाएंगे, तो किस पार्टी में जा रहे हैं, किसने आपके साथ कमिट किया है? शाहजेब भाई D सीट होना वो तो जब मैं वोट दे दूंगा उसके बाद आर्टिकल 63 अगर लग जाएगा उसके बाद फिर देखा जाएगा शाहजेब भाई। वो फिर अगला इलेक्शन मैंने अभी डिसाइड हमने नहीं किया कि किससे करना है किससे नहीं करना। इस वक्त ये वो है कि हमने अपना आईनी हक इस्तेमाल करना है और आपके प्रोग्राम के ज़रिए मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, क्योंकि मैं हमारे कौमी असम्बली के स्पीकर ना तो MNAs को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं ना उनका वो कर रहे हैं, तो हमारी रिक्वेस्ट होगी कि आप
इलेक्शन वाले दिन भी और इलेक्शन के बाद भी आप ये वो करें कि हम जो आईनी हक इख्तियार कर रहे हैं उसमें हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। और यहाँ पे क्योंकि पुलिस जिस तरीके से इस्लामाबाद में वो 2 MNAs जमीयत उलमा इस्लाम के MNAs के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई, तो वो उस तरीके से फिर ना इस्तेमाल हो जाए। मगर शेख रशीद अहमद साहब तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, मगर वफाकी वज़रा बाकायदा तौर पर धमकी दे चुके हैं कि 10 लाख लोगों में से गुजर कर जाना पड़ेगा और वोट देने के लिए, और उन्हीं में से वापस आना पड़ेगा आप लोगों को। तवक्कल अल्लाह का तवक्कल करके इंशाअल्लाह जाएंगे और अल्लाह गफूर रहीम है, और उसी पाकिस्तान की आवाम के लिए हम जाएंगे। हम इन शुगर कार्टेल जो चीनी चोर जो 55 रुपए से 110 रुपए पे चीनी किया है, जो बिजली की महंगाई की है, जो कि गैस महंगा हुआ है और गैस नहीं है, और फिर उन पे एक्सेस बिलिंग है, उन लोगों के खिलाफ, उन माफियाज के खिलाफ जो सरिया के और फर्नेस ऑयल के चोर हैं, उनके खिलाफ इंशाअल्लाह हम जाएंगे। तो यही पाकिस्तान की आवाम हमारे साथ होगी। हाँ, अगर कोई ये गलत वो करना चाहते हैं तो इसीलिए हम तहफ़्फ़ुज़ चाहेंगे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जी, कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए जी। बहुत शुक्रिया। रमेश कुमार साहब भी हमारे साथ सिंध हाउस से मौजूद। रमेश कुमार साहब, राजा रियाज साहब ने तो 24 MNA कहा था, उसके बाद आपके हवाले से खबर आई कि आप कह रहे हैं कि मिनिस्टर्स भी शामिल हैं, तादाद इससे बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली कितनी तादाद है तहरीक इंसाफ के नाराज़ अरकान की? शाहज़ेब साहब, ये 24 नहीं है, और मुझे शुरू से ही पता है टोटल 33 लोग हैं जो PTI के जो डिसीशन कर चुके हैं, उसमें से 3 फेडरल मिनिस्टर हैं, और ये सबको पता है। और वो कल भी वो 3 फेडरल मिनिस्टर से मुलाकात हुई है और बिल्कुल वो कमिटेड हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि आज भी वो जो वो मिल रहे हैं PM साहब को, मगर PM साहब को नुकसान किन चीज़ों से हुआ है? वैसे मगर हुकूमत है, आपकी वजह क्या है? ज़ाहिर है हुकूमत तो इल्ज़ामात लगा रही है कि किस तरीके से आप लोगों ने वफादारियां बदली हैं, आपका मौक़िफ़ क्या है? एक तो देखिए, मैंने शाहज़ाद साहब, मैंने अर्थशास्त्र पढ़ा हुआ है चाणक्य जी का। पहली चीज़ तो ये कि राइट पर्सन फॉर राइट जॉब के लिए होना चाहिए, तजर्बे का बंदा होना चाहिए था। जब नया बंदा आता है तो अपने एडवाइज़र सही रखता है। अगर एडवाइज़र सही सीनियर पॉलिटिशियन हो जो सही एडवाइजेस दे, तो मुल्क आज इस नहज के ऊपर नहीं पहुंचता। आज मुल्क हमारा इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर और नेशनली बहुत हम वीक हो चुके हैं। हम सियासी लेवल पे भी कमज़ोर हो चुके हैं, और इंटरनली हमारे हालात इकोनॉमिकली भी ख़राब हो चुके हैं, और फॉरेन फ्रंट पे भी हम अकेले हो चुके हैं। मैं समझता हूँ इस वक्त की गवर्नमेंट जो है एक सिक्योरिटी रिस्क हो चुकी है। आज एक एक दिन जो है वो डिसीशन में जितना डिले होगा, उतना मैं समझता हूँ पाकिस्तान को नुकसान होगा। वैसे अगर सिक्योरिटी रिस्क हुकूमत हो गई है, इल्ज़ाम है कि 18 से 20 करोड़ रुपए आप लोगों ने लिए हैं हर एक ने, जिसकी वजह से 33 की तादाद है इस हुकूमत के खिलाफ और वज़ीर आज़म को हटाने के लिए। एक पैसे की देखिए, ये जो बातें होती है, और वो भी PM साहब के मुंह से ये बातें आए कि आपके MNA पैसों के ऊपर बिकते हैं। जो बिकने वाले नहीं भी होंगे ना, वो भी आपकी इन बातों से जो दूर चले जाएंगे। आपने कल खालिद मक्सी का भी इंटरव्यू देखा कि खालिद मक्सी ने क्या कहा आपके इंटरव्यू में। उसने भी कहा कि ऐसी बातें करना ये क्या डेमोक्रेटिक बातें हैं, ज़बरदस्ती कोई कुर्सी के ऊपर बैठता है। तो फिर कल, और 1 किलोमीटर दूर है पूरी डिप्लोमेसी सुन के क्या कह रही है। मेरे तो आपको पता है कि सारी डिप्लोमेसी से ताल्लुक़ है, मुझे सारे एम्बेसडर्स मिलते हैं, वो कहते हैं कि यार ये डिसीजन कैसे किया, ये कैसे जो है वो आपने मुल्क के अंदर एक ग्रेसफुल चीज़ होनी चाहिए थी, लीडरशिप होनी चाहिए थी। आप किस किस्म के अंदाज की बात करते हैं, क्या करते हैं आप जलसों के अंदर, आपके सामने हम बात क्या करें। अगर हम कोई आपको बाइडन का मैसेज दें या आपको कोई तुर्गतगान का मैसेज दें, तो आप कल तो जलसे में जाके कहोगे कि मुझे इसका फ़ोन आया था। जैसे कल बाजवा साहब ने ऐसे बात की कि मौलाना साहब को आप डीजल नहीं कहो, और प्राइम मिनिस्टर साहब जाके जलसे में कहे कि मुझे बाजवा साहब ने ये कहा। ऐसे नाम लेना, मुझे बताओ ऐसे कभी होता है। और OIC में आज OIC के ऊपर सबकी नज़रें लगी हुई है, दुनिया की नज़रें लगी हुई है, और सबको पता है कि ये हुकूमत मैंडेट खो चुकी है। क्या ये ग्रेसफुल तरीका है कि इस OIC को वो लीडरशिप जो है लीड करे, जो लीडरशिप एतमाद खो चुकी है। आज भी जो बंदे हैं, जो आज भी अगर पाकिस्तान की खैरख्वाह खान साहब हैं और उनके एडवाइज़र जो है खैरख्वाह हैं, पाकिस्तान के पेट्रियट हैं, तो पाकिस्तान के ऊपर रहम करें। वैसे मगर अब ये तो नहीं ना हो सकता वज़ीर आज़म अगर हट जाएं कि OIC का इजलास हो रहा हो और पाकिस्तान में लीडरशिप ही ना हो, फौरी तौर पर वज़ीर आज़म का फैसला ही ना हो रहा हो। तो इसलिए ये बताइए कोई ऐसा तरीका है कि वज़ीर आज़म इमरान खान वो काम करें और आप लोग मान जाएं, क्योंकि आप D-सीट हो जाएंगे वरना। यार D-सीट की बात नहीं है,
मुझे तो पहले पाकिस्तान चाहिए। मैं समझता हूँ पाकिस्तान आज हाई रिस्क के ऊपर है। आज भी पता है क्या होना चाहिए, आज भी ये होना चाहिए खान साहब आज के इस एतमाद खो देने के बाद आज कहे कि मैं एतमाद खो चुका हूँ, कल असेंबली का इजलास बुलाएं और नए प्राइम मिनिस्टर को आप इलेक्ट करें जो बंदा है। फिर जो पार्टी से नाराज करते हैं, चाहे वो रिज़ाइन देते हैं, चाहे उसको जो है वो ये डीसीट करे, जैसे भी करे हर बंदा उसको कबूल करेगा। आज हमारा डॉलर 180 रुपये से ऊपर चला गया। हम कर्जे की बात करते थे कि इतना पाकिस्तानी रुपयों में गढ़ाते थे कि भाई 30,000 अरब हमारे ऊपर कर्जा है। आज पाकिस्तानी रुपीज़ में भी सुना है कि कितना कर्जा है। मैं आज भी आपके प्रोग्राम सबसे ज़्यादा देखा जाता है। मैं आज भी आपके प्रोग्राम की तरफ से कहूँगा कि OIC से पहले ये सेटअप चेंज होना चाहिए, नहीं तो OIC का जो मैसेज है, जो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से दुनिया को एक मैसेज आए कि पाकिस्तान की एक लीडरशिप जाहिर हो, वो लीडरशिप इस तरीके से जाहिर नहीं होगी जिस तरीके से हम OIC के लिए जो हम चीज़ें करने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया रमेश कुमार साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब इत्तेहादी क्या सोच रहे हैं, MQM क्या सोच रही है, काफिले क्या सोच रही है जब इतनी बड़ी तादाद सामने आ गई, ये बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आज की सारी सूरत हाल को अब इत्तेहादी कैसे देख रहे हैं, जबकि खुद तहरीक इंसाफ के अंदर से दावा किया जा रहा है कि 33 MNA हैं, 24 तो सिंध हाउस में हैं। हमारे साथ खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, कन्वीनर MQM पाकिस्तान। सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। वैसे आप देख रहे हैं जो भी सूरत हाल आज हुई है, उसके बाद आपको लगता है कि अगर आपका जो भी फैसला हो उस पर आने से पहले कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत बच सकती है या आपको खतरे में? आज तो सूरत हाल बड़ी अफसोसनाक भी है इस लिहाज से कि मेरा ख्याल है ये वाली सूरत हाल नहीं होनी चाहिए थी। जमहूरियत के और बहुत सारे तकाज़े हैं जिसके तहत होनी चाहिए थी, लेकिन अब बड़ी मुश्किल लग रही है, बड़ा मुश्किल लग रहा है। हुकूमत का बचना मुश्किल लग रहा है। अगर यही सूरत हाल रही तो फिर कैसे बच पाएंगे वो? और आपको लगता है और कोई संजीदा इक़दामात की भी ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर मुशीरान सही हुए तो ऐसे फैसला हो सकता है जिससे जमहूरियत भी बच पाए और पाकिस्तान भी। क्या ऐसा हो सकता है कि अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं मेरा ख्याल है। मेरा जमहूरियत और पाकिस्तान भी और इमरान खान की हुकूमत भी, या इमरान खान की हुकूमत का बचना मुश्किल है? नहीं, PTI की हुकूमत बच सकती है और मैं इस पर ज़्यादा तबसरा करना नहीं चाहूँगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिस पे कि गौर करना चाहिए। PTI की हुकूमत बच सकती है जी, और इमरान खान वज़ीर आज़म रह सकते हैं? ये शायद मुझे मुश्किल लग रहा है। अच्छा, अभी भी अगर इमरान खान चाहे तो PTI की हुकूमत बचा सकते हैं, उनका अपना बचना आपके ख्याल में मुश्किल? ये मेरी अपनी ज़ाती राय है कि ऐसा मुमकिन शायद है। और ये इस बात से कतई नज़र है कि आपका जो भी फैसला हो और काफिली का जो भी फैसला आपके ख्याल में उनके बगैर भी बहुत मुश्किल है। अब लग ही रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है हमारे जानिब से क्लैरिटी इन चीज़ों को में मदद देगी। तो हमें तो बहुत सारी चीज़ों की खुद वजाहतें चाहिए और बहुत सारी चीज़ों की गारंटीज़ चाहिए दोनों जानिब से। आपको पता है हम तो साथ रहे हैं, लेकिन अगर वो वज़ीर आज़म ही हमारे बहुत सारे मामलात के हवाले से पता लगे कि उनके पास इख्तियार भी नहीं है, तो फिर किसी भी हुकूमत में बैठने का हमारा कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं है। हुकूमत के अंदर वजारतों में हिस्से ये अब कोई अहमियत नहीं रखती है MQM के लिए। अगर उसके 100 लोग लापता हों और उसको बुनियादी सहूलतों से भी एक सूबे में हासिल करने में रुकावट हो रही हो, तो हमें तो भी बहुत सारे फैसले करने हैं और उसी के रास्ते में फैसलों में आपके लिए एक बड़ी मुश्किल सी सूरत हाल ये भी है कि एक तरफ पीपल्स पार्टी कह रही है कि आपके सारे मुतालबात दुरुस्त हैं और साइन एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हैं, मगर दूसरी तरफ जब आप इस हुकूमत के अंदर गए थे तब भी एक मुआहदा हुआ था, तो उन्होंने मुआहदे पर नहीं अमल किया जिस तरीके से मुआहदा किया गया था। तो आपको ये यकीन है कि पीपल्स पार्टी कर देगी मुआहदे पर अमल? बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली इसकी तारीख़ तो इस हवाले से बड़े डाउट्स पैदा करती है, लेकिन शाहज़ेब इतने अरसे तो जब मुजाहरे कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, तो इसीलिए कर रहे हैं। हम वज़ीर आला हाउस क्यों गए थे? कब्ज़ा करने तो नहीं गए थे, अपने मुतालबात लेके गए थे कि आप सुने। तो उन्होंने सुना नहीं, लाठीचार्ज शुरू कर दिया, शेलिंग शुरू कर दी। अब वो अगर कह रहे हैं कि हम सुनना चाहते हैं तो हम उनके साथ बैठें, अगर कह रहे हैं कि हम एग्री भी हैं और उस पर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो हम बैठेंगे। और मेरा ख्याल है ये गारंटीज़ तो हमें नहीं, इस कौम को चाहिए जो 50 साल से हर तरह से जिसके हिस्से का हिस्सा और उसका हक़ लिया गया है, तो उसके साथ ज़रूरी नहीं है, और ज़रूरी नहीं बल्कि MQM को मेरी ज़ाती राय में तो हुकूमत का हिस्सा बनने के बजाय हुकूमत से उन इलाक़ों का जहाँ से हमारा मैंडेट है 35 साल में, उसका शेयर लेने की ज़रूरत है। और ये हमारा हक़ भी है, इस सिंध के शहरी इलाक़ों का भी, और ये फ़र्ज़ भी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। उनसे जो मुलाकात हुई थी तो उनकी जो आला क़यादत है उसकी जानिब से खुशगवार हैरत हुई थी कि वो बहुत सारे मामलात को समझते हैं। वो समझते हैं कि अब हम ये समझ रहे हैं कि यही वक्त आ गया है कि ये दरारें मज़ीद गहरी ना हों और ये खलीज मज़ीद वसी ना हो, और उस पर कोई काम होना चाहिए। अगर ऐसा कोई कमिटमेंट है और ऐसी कोई नीयत है तो हम भी बिला वजह
वो एतराज़ नहीं करेंगे। और एज ऑफ नाउ, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब कह चुके हैं कि जितने भी अपोजिशन के हमारे अलाइज हैं, क्योंकि वो कहते हैं मिलकर फैसला करेंगे, उनका 100% झुकाव अपोजिशन की तरफ है। इस वक्त भी ऐसा ही है कि एमक्यूएम का भी 100% झुकाव? नहीं जी, 100% झुकाव नहीं है। ये कहने दी का मुझे जो सच है, चाहे आपकी सियासत को फ़ायदा पहुँचाए या नुकसान पहुँचाए, जो हमारे माजी में भी हमने मुआहदे किए हैं, अगर किसी मुआहदे पे किसी हद तक अमल दरामद हुआ है तो इसी पीटीआई की हुकूमत में, लेकिन वो पूरे नहीं हुए, देर से किए गए। खुद पीटीआई सिंध ने हमें अपना हरीफी समझा इत्तेहादी होने के बावजूद, और जो बाकी दो बड़ी जमातें हैं उनके साथ भी कोई बहुत ज़्यादा खुशगवार तारीख़ नहीं है। लेकिन हम एक फ़्रेश उसके साथ उम्मीद के साथ अपनी गुफ्तगू शुरू की है, और यही बात है जो मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए अपने लोगों को, कारकुनों को, आवाम को बताना चाहता हूँ कि जो हम जद्दोजहद कर रहे थे इसीलिए कर रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या हुक्मरान या वफाक हमारे इन मुतालबात को सुने। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एग्री किया तो हम मुतालबात को सुनाने पहुँच गए। वो उस मुतालबात से भी एग्री कर रहे हैं, तो इस हवाले से अगर जो मीटिंगें होंगी उसमें भी हमारी उनके साथ मुलाकातें रहेंगी। ये मुलाकातें शराकत नहीं है कोई। अगर कल हमें लगेगा कि ये मुतालबात पूरे नहीं हो रहे हैं, वो उस मैंडेट की ताज़ीम, हम उनको तस्लीम करते हैं, वो हमें तस्लीम करें। हम उनके मैंडेट की ताज़ीम करते हैं, वो हमारी मैंडेट की ताज़ीम करें। जो हमारा हक़ है, और जो सिंध में पहले से एक बार एक ज़माने में भुट्टो साहब के दौर में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, फिर जो वहाँ पर कोटा सिस्टम है अनोखा किस्म का जो किसी सूबे में नहीं है, हम तो उसी को ख़त्म करने के बजाय उस पर कह रहे हैं कम से कम इम्प्लीमेंट तो करें। नहीं है तो फिर वही रोडें होंगी, वही हमारे मुतालबात होंगे, वही जद्दोजहद होगी। और मुझे ये बताइएगा कि गवर्नर राज लगाने की बात कर रहे हैं वज़ीर दाखिला सिंध, मेरा ख्याल देर सपोर्ट करेगी? देर कर दी ना। जिस ज़माने में यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही थी, करप्शन के वो आपके मीडिया के ज़रिए पता लग रहा था, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब था, तो आपको ऐसे मौके पर करना चाहिए था ना। अपने इक़्तिदार के लिए तो गवर्नर राज के मामले में फ़ैसला करने में शायद देर कर दी है। और बतौर इत्तेहादी आप सपोर्ट नहीं करेंगे इस बात? मैं नहीं समझता हूँ कि वो हो भी पाएगा। सब। और अब आपके लिए एक मुश्किल सिचुएशन ये है कि आपकी जो सीटें हैं जिन पर आपने इलेक्शन लड़ना है, उस पर आपका मुकाबला पीपल्स पार्टी से नहीं, तहरीक इंसाफ से है, और जिस पर आपका ये भी क्लेम है कि वो आपसे जो आपने सारी सीटें हारी हैं वो कोई सही इलेक्शंस के ज़रिए नहीं हारी हैं। मगर जो आपका बयानिया है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत के ख़िलाफ़ है, तो पीटीआई आपके खिलाफ वो बयानिया इस्तेमाल करके आपको दोबारा टफ कंपटीशन दे रही होगी, तो कैसे चूज़ करेंगे आपके? आपने बयानिया जिनके खिलाफ बनाना है, इलेक्शन जिनके खिलाफ नहीं, वो जो हकीकत है सियासत के लिए बयानिया तो ये है कि असल में तो पीटीआई तो अभी आई है ना। देखें, वो इलेक्शन तो पीटीआई ने नहीं करवाया था, इसकी बेनिफिशरी है वो। और पीटीआई ने जिस गैर संजीदगी के साथ ये 3-4 साल गुजारे हैं, तो मैं तो खुश हूँ कि ये वाला ऑप्शन भी एग्जॉस्ट हो गया ना सिंध के शहरी इलाकों के लिए। मुझे नहीं लगता कि अब वो हमने कोई बहुत अच्छा हो सकता है एमक्यूएम ने बहुत अच्छी तरह से ये 4 साल ना गुजारे हों, लेकिन कोई हमें रिप्लेस भी तो नहीं करने आ रहा ना प्रॉपर्ली संजीदगी से। कराची के शहर को ये 14 सीटों के साथ मैंडेट अपने जेन्युइनली मैंडेट को अपने हक में कर लेते ना, नहीं किया है। तो मुझे नहीं लग रहा कोई कंपटीशन आने वाले इलेक्शन में होने जा रहा है हमारा किसी से। बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब ने भी कहा कि बहुत सारी चीज़ें क्योंकि इस हुकूमत के लिए मैनेज कर दी जाती थी, उस वजह से भी एक सियासी तौर पर मामलात को मैनेज करने की इस हुकूमत को आदत नहीं थी, जिसकी वजह से फेलियर हुआ। मेरा ख्याल है बात बड़ी हद तक तय है। इनको भाई आप खुद ही तैरने दिया जाता तो सीख भी लेते ना। छोटे छोटे मामलात में भी अगर उन्होंने तजर्बा ना किया हो तो मुश्किलात, सियासी अंदाज में डील करने की सलाहियत पैदा नहीं कर सकी पीटीआई। और क्या यही वजह है कि जब आए भी वज़ीर आज़म आपसे मिलने तो उस वक्त भी उन्होंने बात नहीं की, चौधरियों से भी नहीं? उन्होंने कहा कि एमक्यूएम भी कह रही थी, परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि कुछ बात नहीं की, हमारे पास भी है, तब भी कोई बात नहीं की। हाँ, हमने भी नहीं की, उन्होंने भी नहीं की। हमने इसलिए नहीं की कि हमें लगता था कि वादे याद दिलाने का वक्त तो गुजर गया है ना, कब तक याद दिलाते। और फिर अगर लगे कि वज़ीर आज़म खुद समझते हैं कि लापता साथियों या ऑफिसेज़ ये लोगों के केसेस के हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के पास इख्तियार नहीं है, तो हम भी बैठ के क्या करेंगे उनके साथ? तो अब ऐसा वक्त है कि वो कुछ ऑफ़र करें और कहें कि हम कर सकते हैं और आप मान जाएं, या टाइम गुजर गया? हम तो कुछ नहीं कह रहे, कुछ कहें तो सही, कुछ यही बता दें कि कुछ यही कह दें कि भाई ये जो डिलीवर करना था 4 साल में क्या कर लिया है, कर सके हैं और क्यों नहीं कर सके। इसके भी तो कभी सीरियसनेस के साथ इस पर बात नहीं हुई है।
सब। और फिर अब क्या होगा, लाइक आप कितना टाइम लेंगे? ये तो जो MNAs हैं वो भी सामने आ गए हैं, कब तक आप फैसला अनाउंस करेंगे? देखिए शाहजेब, देखें MQM को ना तो वज़ीर आज़म बनना है, ना कहीं का वज़ीर आला बनना है, ना प्रेसिडेंट बनने की कोई ख्वाहिश है, तो जल्दी किसी को भी हो सकती है, हमें नहीं है। और मगर जिनके साथ आपने फैसला करना है उन्हें तो वज़ीर आला बनना है, परवेज़ इलाही साहब। जो भी बने वो उनको फैसला कर लें अपने वक्त से, उनको अपना फैसला करना है, हमें अपना फैसला करना है। और उनके हालात मुख्तलिफ हैं, हमारे हालात मुख्तलिफ हैं। उन हालात का सामना तो किसी को भी नहीं है, किसी के तस्वुर में भी नहीं है, इसलिए हमारी बात को समझने में बड़ी देर से उनको मुश्किल होती है। ये है, ये मसाइल हैं। तो अभी कब तक एक्सपेक्ट किया जाएगा, या फिर ये कि जिस दिन होगी उसी दिन आप अनाउंस? उस दिन हमारे पास उस वक्त तक की मुद्दत है, उस वक्त तक की मुद्दत। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी है। और इत्तेहादी क्या सोच रहे हैं, नून लीग अब क्या करेगी जब इतनी बड़ी सिचुएशन पैदा हो गई है, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले काम हुकूमती इत्तेहादी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की राय आपने सुनी। आज की सूरत हाल के बाद इस वक्त हमारे साथ तारिक बशीर चीमा साहब मौजूद हैं। काफ लीग का क्या मौक़िफ़ है? बहुत शुक्रिया चीमा साहब शो में ज्वाइन करने के लिए। आप हुकूमत के ज़ाहिर इत्तेहादी हैं, वफाकी वज़ीर हैं। अब हुकूमत ये कह रही है कि सिंध में गवर्नर राज लग सकता है। इसके अलावा बुज़रा ने यह भी कहा कि सिंध हाउस पर ऑपरेशन हो सकता है। वज़ीर आज़म के हवाले से बयान आ रहा है कि उन्होंने मीटिंग में कहा कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। क्या हिकमत अमली होनी चाहिए इस वक्त हुकूमत की? देखिए जी, गवर्नर राज अगर सिंध पे लगाना है फेडरल गवर्नमेंट ने, तो उसकी कोई ना कोई जस्टिफिकेशन तो देंगे ना। उसकी क्या जस्टिफिकेशन, आई फेल टू अंडरस्टैंड कि उसकी क्या जस्टिफिकेशन होगी कि जी किस लिए सिंध में गवर्नर राज लगने जा रहा है, क्या वजह है। हमारा तो यही मशवरा है प्राइम मिनिस्टर को कि बहुत सोच समझकर अपने कदम उठाएं, बहुत सोच समझकर फैसले करें। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि खुदा के लिए ये जो अंडर 16 टीम है और ये जितने आपके मशीर हैं जो ये आपको मशवरे दे रहे हैं कि ये कर दें और वो कर दें और फलां कर दें, ये इनसे थोड़ा सा जरा परहेज करें और वो फैसले करें जिनको वो समझते हैं कि इस वक्त मुल्क के लिए बेहतर फैसले होंगे, वो फैसले करें। फर्दर क्योस की गुंजाइश मेरा नहीं ख्याल के मौजूद है। सब इस वक्त ज़ाहिर है आपको भी बहुत ज़्यादा अपोजिशन कह रही है कि आप उनके साथ जाएं, मगर इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर ये 24 ना भी हों तो 10 से 12 तो आ गए हैं मीडिया के सामने, आपके बगैर भी ये कामयाब हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में अब आप क्या फैसला करेंगे? हर पार्टी फैसले के बहुत करीब पहुंच चुकी है। अब ये अगले 1-2 रोज में देखें, ये अदम एतमाद से पहले ही फैसला होना है ना। अब जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब को ब्रीफ किया जा रहा है, जिस देखे ना, अगर वुज़रा आकर कहें कि ये उसके बाप के वोट है, ये उसके फलाने के वोट है, अगर ये लैंग्वेज इस्तेमाल होनी है तो मेरे ख्याल में और फर्दर नुकसान उठा लेगी ये गवर्नमेंट। मगर जो लोग पहले ही सिंध हाउस में चले गए उनके लिए अगर अच्छे अल्फाज इस्तेमाल भी कर लें तो उन्होंने कौन सा मान जाना है? वो कह रहे हैं ये पैसे इन्होंने लिए हैं। अल्फाज इस्तेमाल करने से नहीं मानना तो कौन सी अखलाकी कदरें ये इजाजत देती हैं कि आप गाली गलौज पे उतर आए? ये तो देखे ना, एक बेतुकी बात है ना कि अगर अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने से उन्होंने वापस नहीं आना तो गाली गलौज से अगर उनकी कोई प्राइम मिनिस्टर की या मौजूदा हुकूमत की कोई बेहतरी हो सकती है तो वो जरूर करें, उसमें हम क्या कह सकते हैं। साहब आपका ज़ाहिर सियासी तजर्बा है, आपको लगता है ये एक जेन्युइनली नाराज अराकीन है जो हुकूमत के रवैये से नाराज होकर इतने सारे आ गए हैं, या पैसा चल रहा है इस वक्त जो हुकूमत इल्जाम लगा रही है? ये जो अक्सरियत है MNAs की जिनको दिखाया जा रहा है, अब मैं भी 3.5 साल से इनके साथ काम कर रहा हूँ, ये तो जेन्युइनली इनकी बहुत ज्यादा क्रेविंग होती थी, ये बहुत नाराज होते थे और ये मतलब अच्छा खासा इनकी वो अजीब सी इनकी पोजीशन होती थी उसमें। अब ये देखिए, अब ये कहना कि जी पैसा, अगर किसी के पास कोई सबूत है पैसे का, अगर किसी के पास कोई सबूत है कि जी फलां मेंबर जो है उसको यरगमाल किया गया तो फौरी तौर पे FIR कटवाएं। अब वो मेंबरान फिर रहे हैं। आज मैंने इन्हीं मुनर्रिफ अराकीन में से 4 को मिनिस्टर्स एनक्लेव में मैंने इनको खुद देखा है, ये घूम फिर रहे थे। मुझे तो नहीं लग रहा कि इन पे क्या पाबंदी है और क्या नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स दे आर इन द सेफ कस्टडी और वहां पर वो बैठे हुए हैं। और ये माहौल भी अगर उस दिन ये एक एडवेंचर ना होता पार्लियामेंट्री लॉजेस पर चढ़ाई करने का, तो शायद ये नौबत भी ना आती। अच्छा, फिर मुझे ये बताइएगा कि इस सारी की सारी सूरत हाल में हमारे साथ खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब अभी मौजूद थे और उन्होंने कहा कि अब जो सूरत हाल देखी है आज, उसमें वज़ीर आज़म का बचना मुश्किल लगता है। अगर वो चाहें तो 5 साल तक के लिए, 2023 तक के लिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत को बचा सकते हैं। आप क्या कहिएगा? देखिए जी, ये बिल्कुल उनकी बात, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब एक मंजे हुए पुराने सियासतदान हैं और कोई पहली दफा तो वो असेंबली में नहीं आए, लेकिन ये तो अब देखिए, ये तो प्योरली द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द PTI।
वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला करना है। मेरे ख्याल में खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की बात में बड़ा वजन है। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ये समझते हैं कि उनके खिलाफ अदम एतमाद में कामयाब होना है, तो आखिरी हद तक एडवेंचरिज्म करने की बजाय वो पीटीआई के किसी ऐसे आदमी को आगे लाने की कोशिश करें जो अल्टीमेटली कंसेंसस कैंडिडेट बन सकता हो। तो मेरे ख्याल में दिस इज अगेन नॉट ए बैड सजेशन। बहुत शुक्रिया। इत्तेहादी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस वक्त मशवरे दे रहे हैं, उन्हें हुकूमत का बचना मुश्किल नज़र आ रहा है। आज प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।